हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना करने वाले हैं अध्याय 29। नाम क्या है? मुगल प्रशासन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है? मुगल प्रशासन कैसे होता था। सबसे पहले क्या है? मनसबदारी व्यवस्था। अकबर द्वारा स्थापित प्रशासन तंत्र और राजस्व व्यवस्था को जहांगीर और शाहजहां ने कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रखा, परंतु मनसबदारी व्यवस्था की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण क्या हुए? परिवर्तन किए गए। और फिर क्या है? आगे अकबर के अधीन अपनी सैनिक टुकड़ी के व्यय के लिए मनसबदारों की औसतन 240 रुपये प्रति वर्ष प्रति सवार दिए जाते थे। ये दे रखे जहांगीर के शासनकाल में उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 200 रुपये। और सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर के अनुसार अदायगी की जाती थी। फिर क्या है? मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों के पक्ष में थे। प्रत्येक टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। जहांगीर ने एक प्रणाली प्रारंभ की थी जिसके अनुसार क्या था? कुछ विशेष सरदारों को जात दर्ज में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार की रखने की इजाज़त दी जा सकती थी। इस प्रणाली को दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली के नाम से जानते थे। फिर क्या दे रखा? सामान्यतः किसी भी मनसबदार को उसकी जात दर्जे से ऊंचा सवार दर्जा नहीं दिया जाता था। फिर क्या है? शाहजहां के शासनकाल में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिसका उद्देश्य किसी सरदार द्वारा रखे जाने वाले सवारों की अपेक्षित संख्या में अत्यधिक कमी कर देना था। इसी प्रकार सरदार से अपने सवार दर्जे के लिए 1/3 सवार, कुछ परिस्थितियों में तो 1/4 सवारी रखने की अपेक्षा की जाती थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। चलो आगे देखते हैं। इसमें कैसे क्या रखना पड़ता? बही रखनी पड़ती थी राजस्व विभाग में। लेखा रुपयों में नहीं बल्कि किस में होता था? दामों में दिखाया जाता था। ये सब दे रखा है। इस दस्तावेज को जमा दामी आमदनी कहा जाता था। फिर मुगलों की मनसबदारी प्रणाली कैसी थी? अत्यंत जटिल थी। उसका कुशलता से कार्य करना कई बातों पर निर्भर था। इनमें दाग प्रणाली व जागीरदारी प्रथा को उचित अमल आचरण में शामिल किया गया था। फिर मुगल सेना कैसे होता था? मुगल सेना के प्रमुख वाहिनी थे तथा मनसबदार अधिक से अधिक घुड़सवार जुटाते थे। घुड़सवार को इसमें मनसबदारों के अतिरिक्त से मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे और जिन्हें क्या बोलते थे? अहदी कहा जाता था। ये सारा ऐसे ही दे रखा है क्या कैसे होता था प्रशासन। तोप खाने के 2 हिस्से होते थे। ये सब कुछ दे रखा है इसमें। क्या है? अराबा, भारी व दुर्ग भेदी नामक तोपों का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। फिर क्या है? रहीमी 1500 टन भार वहन क्षमता वाला मुगल जहाज था। अकबर ने पील खाना विभाग की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये तो चैप्टर होता हमारा समाप्त। छोटा सा ही चैप्टर था। हम करते हैं आप अगला अपना। हेलो फ्रेंड्स, ये आता हमारा अगला चैप्टर अध्याय 30 मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। कैसा था मुगलों के अधीन सामाजिक जीवन और आर्थिक ग्रामीण जीवन पद्धति आदि के बारे में दे रखा, कैसे सब रहते थे उस समय। तो आइए सबसे पहले क्या दे रखा? जीवन स्तर, ग्रामीण जीवन पद्धति। मुगल साम्राज्य 17वीं सदी के अंत तक अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इस काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी और यात्री भारत आए। उनमें से अधिकतर इस देश की सामाजिक आर्थिक अवस्था का विवरण छोड़ गए। फिर क्या है? उन्होंने भारत की संपत्ति समृद्धि का अधिक बखान किया। उनके विवरण से एक ओर तो हमें शासक वर्ग को विलासितापूर्ण जीवन का पता चलता और दूसरी ओर आम लोगों अर्थात किसानों
कारीगरों और श्रमिकों की घोर दरिद्रता की स्थिति का पता चलता है। फिर है, किसने लिखा है? बाबर ने, कि किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते थे। उसने पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले लंगोट और स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली साड़ी का वर्णन किया। 16वीं सदी के अंतिम दौर में भारत आने वाला विदेशी यात्री रोल्फ फिंच कहता है, शरीर के मध्य भाग में थोड़ा सा कपड़ा अतिरिक्त के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते थे। दी लेन बताता है कि सर्दी के मौसम में श्रमिकों के पास अपने को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। निकितिन कहता है कि दक्कन के लोग नंगे पैर रहते थे। ये अलग अलग बता रखा है वैज्ञानिकों ने इसने। फिर मोरलैंड नामक एक आधुनिक लेखक बताता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़कर उसने किसी को जूतों का नाम लेते नहीं सुना। इसके कारण वह चमड़े की ऊंची कीमत बताता है। फिर है, ग्रामवासी जिस मिट्टी के घर में रहते थे वे आज के मिट्टी के घरों से भिन्न नहीं थे। चावल, मोटे अनाज और दालें लोगों के क्या थे? मुख्य आहार थे। फिर बंगाल में तटवर्ती प्रदेशों में लोग क्या? मछली खाते थे तथा दक्षिण प्रायद्वीप प्रदेश में मांस का प्रयोग किया जाता था। फिर उत्तर भारत में लोग गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियाँ, दाल और हरी सब्जियाँ लोगों का क्या था? आम भोजन था। और साधारण लोग भोजन रात में करते थे और दिन में क्या? चने चबाकर अपना पेट भरते थे। फिर उस समय अनाजों के मुकाबले घी और तेल बहुत सस्ते थे तथा गरीब लोग उनका अधिक उपयोग करते थे, परंतु नमक और शक्कर ज़्यादा क्या थे? खर्चीले थे। फिर चारागाह ज़्यादा होने से मवेशी अधिक रखते थे, जिससे दूध और दूध से बनी वस्तुएं उन्हें अत्यधिक मात्रा में मिल जाती थी। फिर गांव में असमानता बहुत अधिक थी। किसान के पास अपने हल और बैल नहीं होते थे। उन्हें अक्सर जमींदारों या ऊंची जातियों के लोगों के खेतों में कार्य करना पड़ता था, जिससे वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। भूमिहीन किसान और मजदूर अक्सर अस्पृश्य जातियों के लोग होते थे, जिन्हें क्या बोलते थे? कमीन कहा जाता था। और जिन्हें किसानों के पास अपनी जमीनें होती थी, जिन किसानों के पास तथा वे उस समय जोतते थे, वे खुद काश्त कहे जाते थे। फिर क्या है? उनमें से कुछ के पास क्या? हल और बैल होते थे, जिन्हें वह गरीबों की मदद के लिए उधार भी दे दिया करते थे। ये गरीब मुजरियान कहलाते थे तथा ऊंची दरों से भू राजस्व अदा करते थे। ये भी इनके बारे में दे रखा सारा। फिर मोरलैंड के अनुसार 17वीं सदी के आरंभ में भारत की आबादी कितनी थी? लगभग 12.5 करोड़ थी। अफ्रीका और एशिया के अत्यधिक देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कैसी थी? विविधतापूर्ण थी। फसलें कौन कौन सी उगाई जाती थी उस समय? गेहूं, चावल, चना और जौ, दलहन, बाजरा, दालें आदि थी। फिर क्या है आगे? इस काल में रेशम, टसर की बागवानी बंगाल में इतनी अधिक होने के लगी कि चीन से इनका आयात करने की आवश्यकता नहीं रह गई। और क्या है? 18वीं सदी से आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी। चावल और साथ ही शक्कर का निर्यात भी विशेषकर कुछ पड़ोसी देश करते थे। फिर क्या है? भारत कुछ पड़ोसी देशों को करता था। फिर भारत के गांव माल उत्पादन उद्योग के लिए, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराने में समर्थ थे। फिर मुगल राज्य खेती के सुधार और विस्तार के लिए किसानों को क्या? ऋण भी देता था और नई कृषि तकनीकें अभी तक आरंभ नहीं हुई थी, तथापि कुल मिलाकर भारतीय कृषि में काफी कुशलता थी। फिर मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली, खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा, लंक बटाई होती थी। अनाज के खलिहान से लाकर बगैर भूसा निकाले बटाई। फिर रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई। फिर शासक वर्ग, सरदार एवं जमींदार क्या था? मुगल सरदारों का वर्ग सामाजिक आर्थिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। आरंभ में अधिकतर मुगल सरदार मुगलों के मूल निवास स्थान तुरान और उसके आसपास के क्षेत्रों से, जैसे तजाकिस्तान, खुरासान और ईरान आदि से लिए जाते थे। फिर क्या? बाबर ने प्रमुख अफगान अमीरों को
अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत क्या थे, अशांत और अविश्वसनीय सिद्ध हुए। फिर क्या भारतीय मुसलमानों को, जिन्हें शेख जादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, शाही सेवा में शामिल किया गया। अकबर के शासनकाल से हिंदुओं को भी सरदार वर्ग में नियमित रूप से शामिल किया जाने लगा। फिर क्या ऐसे सरदारों में सबसे ज्यादा कौन, राजपूत लोग हुआ करते थे। राजपूतों में भी कछुआओं की प्रधानता रहती थी। फिर क्या, अकबर के अधीन 1594 ईस्वी में हिंदू सरदारों का अनुपात कितना था, मात्र 16% था। राजा मान सिंह और बीरबल अकबर के क्या थे, व्यक्तिगत मित्र और नवरत्नों में से एक थे। जहांगीर और सरदार के अधीन सरदार वर्ग में, शाहजहां के अधीन सरदार वर्ग में क्या अत्यधिक स्थिरता आ गई। फिर तुरानी और ईरानी अन्य लोगों को देखकर ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा कि मुगल सरदार वर्ग विदेशियों का संगठन था। इन लोगों ने एक दूसरे को दरबार में आने को प्रेरित किया था। यात्री बर्नियर ने क्या लिखा है कि मुगल सरदार वर्ग विदेशी, ये हमने अभी पढ़ा। फिर क्या है, जहांगीर ने मराठों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। इस नीति को शाहजहां ने भी जारी रखा। शाहजहां की सेवा करने वाले कौन, मराठा सरदारों में कौन, शिवाजी का पिता शाहजी भी था। औरंगजेब ने भी अनेक मराठा और दक्कनी मुस्लिमों को अपने नौकरी पर रखा था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सरदार वर्ग में हिंदुओं का अनुपात सामान्य रूप से कितना, 24% था। फिर उत्तरार्ध में, औरंगजेब के शासनकाल में उत्तरार्ध में उनका अनुपात 33% पर पहुंच गया और उनकी संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई। हिंदू सरदारों में मराठे आधे से भी अधिक थे। फिर जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग, आईने अकबरी के अनुसार क्या लिखा, आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में उनके पास कितने, 3,84,558 सवार, 42,77,057 पैदल सैनिक। ये तो इतना नहीं है, दे रखे हैं। क्या, बुरहानपुर आगरा उत्तर भारत में व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल से वहां खाद्यान्न और रेशमी कपड़ा आता था तथा मालाबार से काली मिर्च भी पहुंचती थी। उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था तथा नील व खाद्यान्न का निर्यात करता था। फिर क्या, मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या थी, हुंडी था। हुंडी एक साख पत्र होती थी जिसका भुगतान किसी निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। हुंडी में हमेशा बीमे की राशि भी शामिल होती थी। फिर क्या, 17वीं सदी के मध्य में अपनी यात्रा का विवरण किसने लिखा, बर्नियर ने कहता है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था। इस काल में पश्चिम में अहमदनगर, उत्तर पश्चिम में मुल्तान और पूर्व में पटना राजमहल का ढाका फैलकर बड़े शहर बन गए थे। और क्या था, लंदन की तरह विशाल हो गया था क्या, अहमदाबाद। अकबर और औरंगजेब दोनों सभी तरह के तोपों के निर्माण में गहरी रुचि लेते थे। फिर 1651 में शाहजहां ने समुद्री जहाजों के निर्माण का कार्य आरंभ किया।
तो ये चैप्टर भी हमारे यहाँ पे होता है समाप्त। ये छोटे छोटे ही चैप्टर है, सारे आगे दे रखे हैं, इतना कुछ वो नहीं दे रखा इसमें खास। तो धन्यवाद दोस्तों, इसमें हमारे हो चुके 2 चैप्टर कंप्लीट।